हाँ दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए। आज हम यूपी बोर्ड के टारगेट 95 में पार्ट 1 से लगाई 5 तक लगातार आने वाले प्रश्न पढ़ेंगे। इसमें जो भी प्रश्न है 2 या 3 बार आया हुआ प्रश्न है। इसमें एक एक प्रश्न है जो 4-4, 5-5 बार आया हुआ है। ठीक है, अंसाल व विद्या क्वेश्चन से इस क्वेश्चन को छाट कर बताया गया। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं में अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। किसके के रूप में व्यक्त करना? अभाज्य गुणनखंड के रूप में। ठीक है, तो चलिए हम पहला सवाल अब लगाते हैं। पहला क्वेश्चन था 140, दूसरा का क्वेश्चन है 156। चलिए अब क्या करते हैं, हम सवाल को लगाते हैं। पहले सबसे अभाज्य गुणनखंड निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकालना इसका चालू करते हैं। इकाई का समय 0 से कितना से कटेगा? 2 से। यह कितना से कटेगा? 70 बार में। फिर 2 से आपका कटेगा 35 बार में। फिर आपका क्या देखिए किससे कटेगा? 5 से कटेगा। इकाई का समय 5 है तो किससे कटेगा? 5 से। कितने से कटेगा? 7 बार में। यह आपका क्या है? 7 अभाज्य संख्या है, तो इसका क्या देगा? 7 करने 7। ठीक, इसका निकालते हैं। 156 का निकालेंगे तो आपका होगा 156 में इकाई का स्थान पे 6 तो 2 से कटेगा। ये आपको कटेगा 7 दूना 14, एक हासिल बताइए क्या हो जाएगा? 8, 8 दूना 16। फिर 3 दूनी 6, एक हासिल बचा आपका 9 दूना 18। अब एक संख्या किससे कटेगा? 3 से कटेगा, तो 3 करने 3, 3 3 की 9। अभाज्य संख्या है 13, 13 स्वयं से कटा है, 13 करने 13। ठीक है, इसका आप क्या करना करेंगे, हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए 2 गुणे 100 कितना है? 140 का क्या होगा? 2 गुणे 5 गुणे 7। और आपका ये 156 का क्या होगा? 2 गुणे 3 गुणे 13। आपका ये भी सही है। अगर इसको हम छोटा लिखें तो क्या होगा? देखिए 2 कितना बार आया है? 2 बार, तो 2 पे 2 घात। 5 कितना बार आया है? 1 बार। 7 आपका कितना बार आया है? 1 बार। यही आपका क्या होगा? अभाज्य गुणनखंड हो गया। ठीक है, फिर देखिए इसमें 2 कितना बार आया आपका? 2 बार। 3 आपका कितना बार आया? 1 बार। 13 आपका कितना बार आया? 1 बार। ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। देखिए अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। दिया है HCF। HCF माने होता है आपका 900। ठीक है, दिया है। अगला क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन में दिया है 306, 657। कल 900 आपका कितना होता है? 9 होता है। तो दिया है HCF का, फिर दिया आपको 306, 657 का लॉसो ज्ञात करना है। ठीक है, आपका यह लॉसो ज्ञात करना है। यह CF माने होता है आपका 900। इसका मतलब होता है यह हाई कॉमन फैक्टर, और इसका मतलब होता है लो कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो इसका माने होता है आपका 900। ठीक, तो हमको क्या ज्ञात करना है? इसका 900 ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम इसको लगाते हैं। अब दूसरे का सवाल आपको लगाना है। इसका सूत्र होता है पहला संख्या गुणे दूसरा संख्या बराबर HCF गुणे LCM। ठीक, तो हम सबसे पहले इसको क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन संख्या आपका क्या हो गया? 306। दूसरा संख्या आपका क्या हो जाएगा? 657। आपके HCF कितना है? 9 दिया है, और आपसे LCM पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन आपको यही है। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर रखते हैं इसका। पहला संख्या आपका कितना दिया है? 306। दूसरा संख्या आपका है 657 बराबर, देखिए आपका इसका HCF कितना दिया है? 9। देखिए पहला संख्या 306, दूसरा संख्या 657। HCF आपका इसका दिया है 9, और आपसे LCM पूछा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसके इधर गुणा है, इधर आएगा तो क्या बना देगा? भाग बना देगा। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे 306 गुणे 657 बट्टा, इधर देखिए 9 है, इधर आएगा तो क्या बना देगा? भाग बना देगा। इधर गुणा है, इधर आएगा तो क्या बना देगा? भाग। 9 बराबर
सी एम। अब इसको क्या करेंगे हम, 9 से इसमें से किसी एक संख्या को काटेंगे, तो काटेंगे तो क्या, इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 त्रिकी 9, इसको काटेंगे तो 3 एकन्ने 3, यह 0, फिर 3 दूनी 6, फिर इसको काटेंगे तो 3 एकन्ने 3, फिर इसको काटेंगे तो 3 त्रिकी 9, एक हासिल बचा, यह क्या हो जाएगा आपका 12, 3 चौक को 12। अब क्या करेंगे हम, 34 में 657 से गुणा कर देंगे, तो इसका क्या आ जाएगा, निकल जाएगा एस सी एम। ठीक है, चलिए हम गुणा करके देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने गुणा कर दिया। ठीक है, गुणा किया तो कितना आया है, 19,238। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसका एस सी एफ आपका क्या हो जाएगा, इसको क्या करेंगे हम सही कर देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा 19,238 बराबर एल सी एफ यानी लॉस। इसको सही कर देंगे तो आपका हो जाएगा लॉस बराबर 19,238, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फिर अब तीसरा क्वेश्चन इसमें देखते हैं, कहा कि सिद्ध कीजिए कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, कहा हमको सिद्ध करना है √5 यदि आप सिद्ध कर लिए तो √2, √3, √7 सभी एक तरह ही लगते हैं, केवल जहाँ 5 लिखाएगा वहाँ क्या लिखा जाएगा, 2 लिखा देगा, वो क्या हो जाएगा √2 का हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 3 लिख देंगे तो √3 का हो जाएगा, अगर 7 लिख देंगे तो √7 का हो जाएगा। इसको सिद्ध करने से पहले हम समझ लेते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या पहला क्या होता है, परिमेय संख्या वह है जिसको हम किसके रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख दें, और Q = नॉट 0, यानी P/Q के रूप में लिखें, लेकिन ये नीचे वाला हर जो है इसका मान कितना नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर इसका पहला नियम यह हुआ। दूसरा का नियम आपका होता है कि परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसका वर्गमूल निकल जाए। किसे कहते हैं, पर कहेंगे परिमेय संख्या में संख्या क्या कहते हैं जिसका वर्गमूल निकल जाए। देखिए क्या लिखा है, पहले दूसरा का नियम क्या है कि परिमेय संख्या हम उसे कहते हैं जिसका वर्गमूल निकल जाए। जैसे देखिए, अगर √4 दे देता है तो √4 का मान कितना होता है, 2 होता है, तो क्या आपका होगा, परिमेय संख्या होगा। लेकिन यही √5 दे दे तो √5 का कोई, देखिए इसका वर्गमूल माने यही होता है, इसका लॉसो निकालेंगे तो कितना कितना जोड़ा बन, वर्गमूल यानी 2 का जोड़ा बन जाए। देखिए 4 अगर हम यहाँ लिख देते हैं तो 4 का गुणनखंड करेंगे तो 2 × 2 यानी 1 जोड़ा बन जा रहा है, यानी इसका लॉसो इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, तो यानी √4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, लेकिन √5 का वर्गमूल नहीं निकाल पाएंगे। यही लगा लिख देता है √9, तो √9 का वर्गमूल होता है 3। इसी प्रकार √16 का वर्गमूल 4 होता है। ठीक, इसके बीच में जितनी भी संख्या है सब संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। जैसे √3 अपरिमेय संख्या होता है, √5 अपरिमेय संख्या होता है, √7 अपरिमेय संख्या होता है, √8 अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन √9 आपका क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। क्यों परिमेय संख्या होता है, क्योंकि इसका वर्गमूल हम निकाल सकते हैं। ठीक है, ये तो आपका दूसरा नियम हो गया। ठीक है, तीसरा का नियम इसका देखते हैं क्या होता है। तीसरा का नियम यह होता है कि परिमेय संख्या का उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। परिमेय संख्या का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। ठीक है, तीसरा का नियम क्या है इसका, कि परिमेय संख्या का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। ठीक है, चलिए एक बार हम और देख लेते हैं पूरा नियम। पहला नियम क्या है, इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। पहला नियम खत्म हो जाएगा, तब हम दूसरा नियम क्या होता है कि परिमेय संख्या का क्या निकाल सकते हैं, हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। तीसरा का नियम क्या होता है, परिमेय संख्या को हम परिमेय संख्या का कोई उभयनिष्ठ
गुणनखंड नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए हमको पहले क्या सिद्ध करना था, √5 अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले हम मानेंगे, माना √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, क्या मानेंगे कि √5 क्या है, परिमेय संख्या। यदि ये परिमेय संख्या रहेगा तो तीनों नियम को क्या करेगा, फॉलो करेगा। यदि इसमें से कोई भी नियम यदि ये फॉलो नहीं किया तो क्या हो जाएगा, वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्या नियम है, इसको किसके रूप में लिख सकते हैं हम, P/Q के रूप में लिख सकते हैं। चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ से हल, परिमेय संख्या को किसके रूप में लिख सकते हैं, P/Q के रूप में लिख, यह तो इसका पहला नियम हो गया। ठीक है, फिर दूसरे का नियम क्या होता है, दोनों पक्षों इसके परिमेय संख्या क्या कर सकते हैं हम, वर्गमूल कर सकते हैं। लिखेंगे यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, देखिए यह दूसरा नियम इसका। ठीक है, यदि दोनों पक्षों का वर्गमूल करेंगे तो यह क्या देगा, √5 का वर्गमूल, यह हो जाएगा आपका P/Q का वर्गमूल। यदि हम 5 का वर्गमूल करेंगे तो 5 स्क्वायर से क्या हो जाएगा, आपका करनी हट जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पर 5 बचेगा। P का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, P², और Q का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, Q²। अब क्या करेंगे, हम इसका त्रिज्या गुणा कर देंगे। जैसे इसमें त्रिज्या गुणा करेंगे आपको हो जाएगा यह 5Q² बराबर P²। ठीक, यदि इधर देखिए, इधर गुणा है, यदि 5 इधर गुणा है, इधर आएगा तो क्या बना देगा, भाग बना देगा। आपका हो जाएगा यह Q² बराबर P²/5। यह आपका क्या हो जाएगा, समीकरण 1। ठीक, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ के बाद आपका एक छोटी सी बात आपको रटना मानना होता है। उसमें यही मानना होता है कि माना P बराबर, केवल हमको P बराबर 5C मान समीकरण 1 में यह 5C है, जो इसके क्या कैसे रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। जहाँ P लिखा है उसके जगह हम कितना रखेंगे, 5C रखेंगे। आपका हो जाएगा Q² बराबर P की जगह हम कितना लिखेंगे, 5C। देखिए इस पर स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, इस पर भी स्क्वायर कर देंगे। नीचे आपका कितना दिया है, 5 दिया है। ठीक, इधर करेंगे हम क्या हो जाएगा, Q², 5 का स्क्वायर यानी 5 × 5, और C का स्क्वायर यानी C²। यह आपका नीचे कितना दिया है, 5। यदि हम 5 से 5 को काट देते हैं तभी इधर क्या बचेगा आपका, Q² बराबर 5C²। ठीक है, हम जानते हैं कि अंकगणितीय संख्या ना इधर रह सकता है ना इधर रह सकता है। क्या करेंगे, हम अंकगणितीय संख्या को इधर भेज देंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, Q² बट्टा, देखिए इधर गुणा, इधर आएगा तो क्या बना देगा, भाग, बराबर C²। ये आपका हो जाएगा समीकरण 2। देखिए समीकरण 1 में P के नीचे क्या है, 5। समीकरण 2 में Q के नीचे कितना है, 5। यानी इन दोनों समीकरण में 5 को हम क्या कर सकते हैं, उभयनिष्ठ ले सकते हैं। और यहाँ हम यहाँ क्या लिखे हैं कि परिमेय संख्या का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। क्या होता है, परिमेय संख्या का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। ठीक है, यही ना हम पढ़े हैं कि परिमेय संख्या का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है, नहीं होता। लेकिन यहाँ पर देखिए परिमेय संख्या का P का गुणनखंड कितना है, 5, और Q का भी एक गुणनखंड कितना है, 5। यानी दोनों समीकरण में एक संख्या उभयनिष्ठ ले सकते हैं, वो 5 है। लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 में, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 में हम 5 को उभयनिष्ठ ले सकते हैं, अर्थात √5 क्या होगा, अपरिमेय संख्या है। ये आपका क्या था, आंसर। इसी प्रकार अगर यहाँ 3 दे देता है तो हम 3 कर देंगे, यहाँ 3 हो जाएगा और यहाँ पर 3 हो जाएगा, नीचे आपका 3 हो जाएगा। इसमें हम लिखेंगे P बराबर 3C मान रखने पर।
सेम सेम कोई चेंज नहीं होगा। जहाँ 5 वहाँ 3 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, √3 का हो जाएगा। लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, यहाँ 5 दिख रहा है वहाँ आपको दिखेगा 3, उभयनिष्ठ ले सकते हैं, इसलिए अर्थात √3 क्या होगा आपका अपरिमेय संख्या। 2 रहेगा तो √2 अपरिमेय संख्या, इसी प्रकार लगाया जाएगा। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखिए चौथा सवाल लगाते हैं। अब कहा है हमको, देखिए तीसरा सवाल तो हम लगा दिए हैं, चौथा सवाल में लगाना है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए हम इस सवाल को अब लगाते हैं। अब देखिए हम कुछ सवाल समझे। देखिए 1 से लगाई अनंत तक ले, अनंत तक की सभी संख्या क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं। लेकिन अगर इसी संख्या पर अगर यदि हम अंडर रूट दे दें, √1, √2, √3, √4, तो परिमेय संख्या वही होगा जिसका वर्गमूल निकल जाए। ठीक है, √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, लेकिन √4 का वर्गमूल आप जानते हैं कितना होता है, 2 होता है। फिर 5 का नहीं निकलेगा, 6 का नहीं निकलेगा, 7 का नहीं निकलेगा, 8 का नहीं निकलेगा, 9 का निकलेगा। 9 का कितना होता है, √9 का कितना होता है, 3 होता है। इसी प्रकार 10, 11, 12, 13, 14, 15 का नहीं निकलेगा, 16 का आपका निकलेगा, उसका होता है 4। फिर 25 का आपका 5 होता है, 36 का 6 होता है। ठीक है, ठीक है, आप इतनी ही संख्या का वर्गमूल आप नहीं निकाल सकते, इसका वर्गमूल आप निकाल सकते हैं, लेकिन अंडर रूट में सभी संख्या का वर्गमूल नहीं निकाल सकते। ठीक है, यदि इसी प्रकार होता है कि परिमेय संख्या, एक नियम होता है कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। अगर कोई पूछते कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, अगर 2 संख्या में दिया हो तो अपरिमेय संख्या कहेंगे, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जोड़, घटाना, गुणा, भाग सब क्या होता है आपका, अपरिमेय होता है। जैसे हम समझ लेते हैं थोड़ा बहुत, जैसे हम समझते हैं, जैसे आपको दे दिया 3 √2, बताइए 3 क्या आपका परिमेय संख्या है, लेकिन √2 क्या आपका अपरिमेय संख्या है। तो इसके बीच में कौन चिन्ह है, गुणा। हम पढ़े कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणा भी क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। ऐसे दे दे 3 + √3, बताइए यह क्या है, परिमेय संख्या है, यह आपका क्या है, अपरिमेय संख्या। इसके बीच में क्या है, जोड़। तो हम कहेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जोड़ भी क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। ठीक, फिर यहाँ देखिए अगर दे दे 3 - √6, हम कहेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का घटाना भी क्या होता है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसी प्रकार हमने पहला सवाल दिया। ठीक है, इसमें चौथा सवाल देखिए कहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + √2 क्या है, अपरिमेय संख्या। चलिए इस सवाल को हम लगाते हैं। हमको दिया है 3 + √2, चौथा क्वेश्चन सिद्ध हमें करना है कि अपरिमेय संख्या है। देखिए यह आपका क्वेश्चन आएगा तो 2 नंबर में आएगा, नहीं तो 1 नंबर में आएगा। ठीक है, इसके पहले वाला तो क्वेश्चन हम आपको बताएं, वह क्वेश्चन आपके आएगा तो 4 नंबर में आएगा। ठीक है, तो हम इसको लगाते लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे परिमेय संख्या तथा में संख्या का जोड़, घटाना, गुणा, भाग सब अपरिमेय होता है। देखिए क्या होता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जोड़ हो, गुणा हो, घटाना। इसमें तो जोड़ दिया है, लेकिन कहीं गुणा दिखाएं आपको, जोड़ दिखाएं आपको, घटाना दिखाएं आपको, कहीं आप देखेंगे ऐसे दे देगा 3 + √3, यह क्या हो जाएगा, आपका भाग हो जाएगा। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का भाग भी क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो लिखेंगे, तो क्या यहाँ लिख देंगे, यही आपका क्या होता है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जोड़, घटाना, गुणा, भाग क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। इसलिए लिखेंगे, इसलिए चूंकि 3 + √3 भी क्या, 2 क्या भी आपका होगा, अपरिमेय संख्या होगा। यदि आपको प्रश्न नहीं समझ आए तो आप कमेंट करिएगा। ठीक है,
चलिए अब 5वां सवाल देखते हैं। लिखा है पी के किन मानों के लिए निम्न समीकरण के युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। ठीक है, कैसा हल होगा? अद्वितीय हल होगा। ठीक है, चलिए हम इस सवाल को अब लगाते हैं। चलिए इस सवाल को समझने के लिए सर्वप्रथम देखिए, हम इसलिए सवाल को आपको समझा दे रहे हैं, केवल सवाल से हमें नहीं मतलब है, पेपर में इस तरह सवाल आया तो जल्द से लगा दे। देखिए इसमें एक सूत्र होता है, आप जानते होंगे कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। और एक सूत्र होता है A1/A2 = नॉट B1/B2। और एक आपका सूत्र होता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये आपको तीनों सूत्र पता है। देखिए इसका क्या होता है, अपरिमित रूप से क्या होता है, इसका अनेक हल होगा। इसका क्या, अगर सब बराबर हो तो इसका क्या होगा, अनेक हल होगा। लिखेंगे अपरिमित रूप से इसका अमित रूप से अनेक हल होगा। और इसका कहेंगे अद्वितीय हल होगा, हल। और अद्वितीय हल का मतलब होता है कि केवल एक हल होगा, केवल एक हल होगा। अद्वितीय माने इसका इसके सिवा कोई हल ना हो, यानी केवल एक हल होगा। इसका क्या होता है, कोई हल नहीं होता है। यदि दो बराबर हो और तीसरा आपका बराबर नहीं हो तो इसका क्या होता है, कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होगा। ठीक, ये आपका क्या होता है, तीनों महत्वपूर्ण सूत्र होता है। ठीक है, इसको क्या करें आप, अगर आपको नहीं पता है, यदि आपके स्कूल में बताया तो गया ही होगा, यदि आपको नहीं पता है, यदि आप घर पर आकर हमारे वीडियो की तैयारी करें तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, हम इसका स्क्रीनशॉट मार लेंगे। ठीक है, इसकी स्क्रीनशॉट मार कर क्या करेंगे, इस बगल में थोड़ा सा कागज लेकर उसको लिख कर सामने चिपका देंगे। ठीक है, तो आप हम देखते रहेंगे कि A1/A2 बराबर B1/B2 = C1/C2 बराबर क्या होता है, अगर तीनों बराबर हो तो क्या होता है, परिमित रूप से क्या होगा, इसका अनेक हल होगा। फिर कहेंगे A1/A2 बराबर B1/B2 क्या होगा, इसका अद्वितीय हल होता है। केवल इसका कितना हल हो सकता है, केवल से केवल इसका एक हल हो सकता है। ठीक है, फिर दिया A1/A2 बराबर B1/B2 = ना C1/C2, इसका क्या होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। यदि दो बराबर हो, तीसरे का बराबर ना हो तो इसका कौन सी होगा, कोई हल नहीं होगा। देखिए हमें सवाल दिया था, देखिए हमें सवाल दिया है 4x + py + 8 क्या, इससे हमको निकालना अद्वितीय हल से निकालना है। ठीक है, हमें अद्वितीय का प्रयोग करना है, मतलब इस वाले फार्मूला का हमको प्रयोग करके इसको हल करना है। ठीक है, बहुत आसान फार्मूला है, बहुत आसान। ठीक है, एक बार आप हमारे वीडियो देखेंगे, कोई भी सवाल इस पर आ जाएगा, आप तुरंत लगा देंगे। ठीक है, तो दिया है 4x + py + 8 बराबर 0। फिर दिया है 2x + 2y + 2 बराबर 0। चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर सवाल को इसको लिख लेते हैं। दिया है यहाँ पर हमको, यह आपका 5वां सवाल है, 4x + py + 8 बराबर 0। फिर हमें दिया है यहाँ पर, फिर उसके नीचे दिया हमें 2x + 2y + 2 बराबर 0। हमको इतना दिया है। तो सर्वप्रथम इसमें निकालेंगे तो क्या होगा, A1 आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर इसमें आप निकालेंगे तो B1 आपका कितना हो जाएगा, P हो जाएगा। ठीक है, और हमें अद्वितीय का प्रयोग करना है, आपका C1 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक, फिर देखिए यहाँ पर करेंगे तो A2, ये देखिए आपका पहला समीकरण होता है और ये आपका क्या होगा, दूसरा का समीकरण होगा। दूसरा का समीकरण को A2 कहते हैं। ठीक है, आपका A2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। B2 आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 2 हो जाएगा। C2 आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ तक को आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप नहीं समझेंगे तो आप कमेंट करके बताइएगा, हम अगली वीडियो बनाएंगे तो उसमें बताएंगे कि इसको कैसे निकाला जाता है, एकदम आसान तरीका से। ठीक है, तो चलिए हम इसका प्रयोग करते हैं। अब देखिए अद्वितीय हल होगा, इसमें कहा है हमको कि अद्वितीय हल होगा। देखिए यहाँ कहा है अद्वितीय हल होगा, तो अद्वितीय हल का सूत्र क्या होता है, A1/A2 = नॉट B1/B2। यहाँ लिखते हैं A1/A2 = नॉट B1/B2। ये आपका क्या होता है, सूत्र होता है। चलिए हम क्या करते हैं, भरते हैं। बताइए A1 का मान कितना दिया आपका, 4 दिया है। A2 का मान आपका कितना दिया है, 2 दिया है। फिर लिखा है = नॉट, फिर आपका देखिए B1 का मान आपका कितना दिया है, P दिया है। ठीक है,
b2 का मान आपका कितना दिया है, 2 दिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका तिरिया गुणा करते हैं, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें करेंगे। ठीक है, तो गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 चौक को आपका हो जाएगा 8 बराबर होगा 2 p। यदि हम काटेंगे तो 2 एक 2 चौक आपका हो जाएगा 8, लेकिन इक्वल टू रहेगा। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे तो p बराबर, इसको सही करेंगे तो p इक्वल टू 4, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलिए अब अगला सवाल हम देखते हैं। यदि आप सोचते होंगे कि यह कैसे कटा है, तो हम इसको क्या करते हैं, थोड़ा आसान तरीका से आपको बना देते हैं। यह आपका हो जाएगा 2p बराबर इक्वल टू 8। यहाँ देखिए यहाँ पे क्या आपका गुणा है, तो इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा आपका इक्वल टू 8, इधर गुणा इधर आएगा तो क्या होने का आपका भाग हो जाएगा 2 एक 2 चौक को 8। देखिए आपका हो जाएगा p बराबर यह क्या आ जाएगा आपका 4, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। देखिए यहाँ पर भी इक्वल टू 8 है। ठीक है, यहाँ इक्वल टू 8 है, यहाँ पर भी कर देंगे हम इक्वल टू 8। देखिए यहाँ पर भी आपका कितना आंसर है, p बराबर 4, यहाँ पर भी आपका आंसर कितना है, p बराबर इक्वल टू 4, यहाँ पर भी p इक्वल टू बराबर 4, p इक्वल टू बराबर 4, अभी यहाँ पर भी दिखा। ठीक है, तो आप आंसर इसको लिखिए तो आंसर आप इसको लिखिए, दोनों आंसर एक ही होता है। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। देखिए 6वां क्वेश्चन हम देखते हैं, लिखा है निम्नलिखित को बज गुणनखंड विधि का प्रयोग करके हल कीजिए। देखिए यह क्वेश्चन आपका आएगा तो 6 नंबर से 8 नंबर में आएगा। ठीक है, या तो यह कभी कभी यह क्वेश्चन आपको 10 नंबर में, अगर 10 नंबर सबसे हाईएस्ट होगा तो आपको 10 नंबर में, क्योंकि यह विस्तृत उत्तरित प्रश्न है। ठीक है, एक क्वेश्चन आएगा लेकिन 10 नंबर का नहीं होता है, गलत है, सॉरी, 8 नंबर का होता है। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन 8 नंबर में आएगा। ठीक है, और जहां आपको यह क्वेश्चन नहीं समझ आए आप कमेंट करके बताइएगा किस लाइन में आपको नहीं समझ आया है। ठीक है, तो बस लिख दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 6 में हमें इस लाइन से समझ नहीं आया है, तो हम क्या करेंगे, तब अगली वीडियो बनाएंगे 6 से लगाई 12 तक का, तो उसमें हम क्या करेंगे, इसी सवाल को पहले नंबर पे कर देंगे, यदि आप कमेंट करेंगे तब। ठीक है, तो चलिए हम इस सवाल को लगाने चलते हैं। चलिए इस सवाल को लगाने से पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, बज गुणनखंड का सूत्र लिखते हैं। क्या कहता है, बज गुणन खंड का सूत्र। ठीक, बज गुणनखंड का हम क्या करते हैं, यहाँ पर सूत्र लिखते हैं। इसका सूत्र होता है x y और आपका क्या होता है 1, इधर लिखते हैं b और इधर लिखते हैं b। ठीक, देखिए इधर देखेंगे तो b से पहले कौन अक्षर आता है बताइए, a। इधर देखेंगे b के बाद कौन अक्षर आता है तो c। जो संख्या यहाँ दिया उसको क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे, यानी एक बार पहले, फिर यहाँ जो c दिया इसको क्या लिखेंगे हम, यहाँ c। यहाँ सब में कर देंगे 1 1 1 1 1 1। ठीक, यहाँ तक को आपको समझ आएगा। फिर हम इसी संख्या को क्या करते हैं, यहाँ b2 c2 c1 a2 c2 a2 a2 b2। ठीक, अब क्या करेंगे हम इसको इस कोष्टक में कर देंगे और इसको हम क्या करेंगे, एक कोष्टक में कर देंगे और इसको हम एक कोष्टक में कर देंगे। ठीक, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, फिर हम लिखेंगे हम यहाँ पर x और इधर से हम कोई गुणा करना चालू करते हैं। देखिए b1 में यदि c से b1 में c2 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा b2 c2। ठीक है, b1 c2। ठीक है, फिर यहाँ क्या कहते हैं माइनस, फिर हम इसका गुणा इसमें कर देंगे तो यह आपका आ जाएगा b2 c1। ये आपका क्या आ जाएगा x का मान, फिर यहाँ पर हम भरेंगे बराबर, फिर हम इसका गुणा कर देंगे इसमें, ये आपका ऊपर कितना आ जाएगा y और नीचे क्या आ जाएगा c1 a2 माइनस आपका, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये आपका हो जाएगा c2 a1, फिर बराबर आपका 1 बटे, देखिए यह ऊपर वाला संख्या हम लिखते जा रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ x था तो हम x लिख रहे हैं, y है तो y लिख दिए हैं, फिर हम क्या कर रहे हैं 1 लिख रहे हैं। ठीक है, 1 लिखे, फिर हम इसका भी गुणा क्या करेंगे, इससे करेंगे तो आपका हो जाएगा a1 b2 माइनस, फिर हम इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका a2 b1। यहाँ तक यही आपका क्या होता है, बज गुणनखंड का सूत्र होता है। ठीक है, चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ से सवाल को अब लिखना चालू करते हैं। आपका यह सवाल है, यही आपका सवाल है ना, सवाल को हम क्या करते हैं यहाँ पर लिख लेते हैं थोड़ा। आपका सवाल कितना है, 2x + y = 5, फिर दिया है 3x - 2y = 4। ठीक है, इसी को हम क्या करते हैं, सवाल को लिख लेते हैं यहाँ पर।
सवाल को हम इसलिए रोक रोक कर लिख लेते हैं क्योंकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको बता दें, ठीक है। यह आपका हो जाएगा समीकरण 1 और यह आपका हो जाएगा समीकरण 2, ठीक है। देखिए इसमें देखेंगे तो a1 का मान आपका कितना हो जाएगा 2, b1 का मान कुछ नहीं दिया तो हम कितना मानेंगे 1, आपका c का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर 5, ठीक है। यहाँ देखेंगे तो आपका a2 देखिए समीकरण 1 में सब क्या होता है a1 b1 c1, लेकिन समीकरण 2 में सब क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखिए समीकरण 2 में a2 का मान कितना हो जाएगा आपका 3, समीकरण 2 में b2 का मान आपका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ माइनस है ना, देखिए यहाँ पर प्लस था तो हम प्लस ऑलरेडी होता है, किसी भी संख्या के आगे अगर हम कुछ नहीं लिखते हैं तो उसके आगे हम क्या मानते हैं प्लस है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका -2, c का मान आपका क्या है 4, ठीक। देखिए अब तो a1 का मान 2 हो गया, b1 का मान क्या हो गया 1 हो गया, c1 का मान क्या हो गया आपका 5 हो गया, a2 का मान क्या हो गया आपका 3 हो गया, b2 का मान आपका क्या हो गया -3 हो गया और c2 का मान आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। यही आपका सूत्र है, इसमें क्या करेंगे हम इसका मान भरेंगे, ये आपका हो गया। इसी सूत्र में हमको क्या करना है, जो जो मान दिया इसको क्या करेंगे हम भरेंगे। ये आपका होगा यक्स, रखिए यह क्या आपका b1, देखिए इसमें b1 का मान कितना दिया 1, बीच में कोई चिन्ह नहीं दिया तो हम कौन सा चिन्ह मानते हैं गुणा, ठीक। फिर देखिए c2 का मान आपका कितना दिया है 4, फिर ये क्या है माइनस, फिर देखिए यहाँ पर क्या आपका b2 का मान आपका कितना दिया है -2, दे माइनस देगा हम क्या कर देंगे कोष्टक बना देंगे, फिर 2, फिर आपका देखिए यहाँ पर c1 का मान आपका कितना दिया है 5, ये आपका पहला यक्स का मान पूरा हो गया। फिर यहाँ पर देखिए कौन सा चिन्ह है बराबर, तो हम यहाँ क्या कर देते हैं बराबर, यहाँ लिखते हैं y बट्टा, फिर देखिए यहाँ पर क्या आपका c1 का मान आपका कितना दिया है 5, ये आपका क्या गुणा, फिर देखिए a2 का मान आपका कितना दिया है 3, फिर माइनस हो गया, बीच में देखिए कौन चिन्ह है माइनस, हम यहाँ देते हैं माइनस। फिर देखिए अगला क्वेश्चन फिर दिया c2 आपका मान कितना दिया है 4, यदि यहाँ माइनस दिया था इसलिए हम कोष्टक बनाए, यदि माइनस नहीं दिया तो आप कोष्टक कुछ नहीं बनाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ करेंगे गुणे, फिर देखिए a1 का मान कितना आपका है 2, फिर देखिए यहाँ क्या है बराबर, इसको क्या करते हैं हम कोष्टक में बना देते हैं, ठीक है, थोड़ा आसानी से आंसर आ जाएगा। फिर 1 बट्टा, फिर देखिए a1 का मान आपका कितना दिया इसमें 2, फिर b2 का मान आपका कितना दिया है -2, फिर माइनस, फिर देखते हैं a2 का मान आपका कितना दिया है 3, फिर देखिए b1 का मान आपका कितना दिया है 1। अब क्या करते हैं हम सभी संख्या का इसको क्या करते हैं हम कोष्टक में रख देते हैं, ठीक। अब सभी संख्या का हम गुणा कर लेते हैं, देखिए यहाँ करेंगे तो आपका यहाँ हो जाएगा यक्स, इसका गुणा करेंगे तो 4 एकन्ने 4, माइनस इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 5 दूना 10, लेकिन कोष्टक में -10 बराबर आपका हो गया ये y, इसका करेंगे तो 5 तिहाई 15, फिर -4 चौको 8 बराबर 1, फिर करेंगे तो 2 दूना -4, फिर 3 करने कोष्टक में 3, ठीक है। अब क्या करते हैं सबसे पहले इसको क्या करते हैं हल करते हैं, ये आपका हो जाएगा यक्स 4, ये देखिए माइनस माइनस क्या हो जाता है +10 बराबर y, यह क्या हो जाएगा 15, और कोष्टक में कोई चीज़ नहीं है तो क्या हो जाएगा प्लस होगा, प्लस माइनस क्या होता है आपका -8, फिर देखिए बराबर 1/4 -3, ठीक है। अब क्या करते हैं हम इसको सही करते हैं, तो आपका हो जाएगा यक्स 10 में 4 तो देंगे तो आपका हो जाएगा 14 बराबर y में देखिए y बराबर y का देखिए 15 में से 8 घटा देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, इधर बता 15 में से 8 घटा देंगे तो क्या बचेगा आपका 7 बराबर -4 -3 मिलकर आपका क्या होगा -7। और एक आप एक सबसे महत्वपूर्ण सूत्र आप यहाँ एक नोट बना लीजिएगा, आपको यहाँ नोट लिख दीजिएगा। सबसे महत्वपूर्ण सूत्र उसमें होता है एक बार x बराबर 1, एक बार y बराबर 1। यही आपका क्या होता है सबसे इम्पोर्टेंट इसमें सूत्र होता है। अब बहुत आसान है, क्या हम पहले पढ़े x बराबर 1 यानी यह बराबर यह बराबर यह, एक बार यह बराबर यह। तो सबसे पहले हमें कितना लिखना है x बराबर 1, तो हम इसका प्रयोग करते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा x बराबर 1, x के नीचे कितना दिया आपका 14 दिया है और x के नीचे कितना दिया आपका -7 दिया है। हम क्या करते हैं इसका क्या करते हैं तिर्यक गुणा कर लेते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा x बराबर, इधर तो कुछ बचा नहीं,
ये आपका हो जाएगा 14/-7। इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 7 करने 7, 7 दूना 14। लेकिन ये माइनस है, माइनस आपका क्या चला जाएगा ऊपर, यानी आपका यक्स का मान कितना आ गया -2। आपका पहला आंसर हो गया। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, अब फिर हम पढ़े हैं y बराबर 1, लिखेंगे y बराबर 1। y के नीचे आपका कितना दिया है 7, और ये 1 के नीचे आपका कितना दिया है -7। हम क्या करते हैं, इसका तिर्यक गुणा कर लेते हैं। अब क्या हो जाएगा y बराबर 7/-7। देखिए 7 करने 7, ये आपका क्या है माइनस, 7 से 7 खत्म हो जाएगा, कितना बार में, एक बार में। आपका नीचे कितना है माइनस, तो x y का मान भी आपका कितना हो जाएगा -1। x का मान आपका कितना आया है -2, और y का मान आपका कितना है -1। यही आपका क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए अब हम 7वां सवाल देखते हैं। लिखा है k का किस मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण का युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अपरिमित रूप से अनेक हल का भी हम आपको बताएं कैसा होता है। चलिए हम क्या करते हैं, अब इस सवाल को देखिए। अपरिमित रूप से अनेक हल का क्या सूत्र होता है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 का क्या होता है अपरिमित रूप से अनेक हल। यदि दोनों बराबर नहीं हो तो क्या होगा, केवल एक हल होगा। यदि दो को बराबर हो, तीसरा का नहीं बराबर हो तो क्या होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो हमको किसका सूत्र का प्रयोग करना है, हमको इस सूत्र का प्रयोग करना है। ठीक है, तो सर्वप्रथम क्या करते हैं, हम उस सवाल को लिख लेते हैं। सवाल आपका यही है, पहला समीकरण, दूसरा का सवाल आपका यह है। ठीक है, यानी अगर इसको हम करें तो इसमें क्या करें, a1 का मान आपका कितना निकलेगा, k निकलेगा। b का मान क्या, b1 का मान आपका कितना निकलेगा, 3 निकलेगा। लेकिन c का मान आप देखेंगे तो निकलेगा -k -√3। ठीक 3। ठीक है, यदि इसमें से निकाले तो a2 का मान आपका निकलेगा 12, b2 का मान आपका निकलेगा k, और c का मान आपका निकलेगा -k। देखिए हमको c का मान सोचना कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हम क्या सूत्र लगाते थे, डायरेक्ट एक सूत्र लगाते थे, a1/a2 बराबर b1/b2। c1 में कोई मतलब नहीं। देखिए यहाँ पर भी k दिया है, यहाँ पर भी k दिया है, इसलिए क्या करेंगे उतना इससे इंटरेस्ट नहीं रखेंगे। ठीक है, अभी यहाँ से इसका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। ठीक है, देखिए a1 का मान आपका कितना दिया है, k दिया है। a2 का मान आपका कितना दिया है, 12 दिया है। फिर देखिए p1 का मान आपका कितना दिया है, 3 दिया है, और b2 का मान आपका कितना दिया, k। देखिए k में k से गुणा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, k स्क्वायर। 12 में 3 से गुणा करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 12×3 = 36। ठीक, ये देखिए स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या बना देगा, आपका अंडर रूट बना देगा। तो अब क्या हो जाएगा, k बराबर √36। और आप जानते हैं कि √36 का मान कितना होता है, 6। आपका क्या हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। यदि आपको सवाल समझ आ रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर जरूर करिएगा वीडियो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कुछ ना कुछ लाभ मिल रहा है हमारे वीडियो से। ठीक है, यह वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि टारगेट बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मैथ में नंबर लाए, स्कोर करे। ठीक है, देखिए जो इसमें मैराथन चलाया जा रहा है, इसमें कुल टोटल 26 क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें 26 क्वेश्चन वही लिया गया है जो यूपी बोर्ड में कम से कम 3 बार, 4 बार या 5 बार आया हुआ क्वेश्चन। बहुत इसमें ऐसा क्वेश्चन है जो 55 बार आया हुआ है। ठीक है, इसमें एक ऐसा भी क्वेश्चन लिया गया जो IMP है, कई एक आध बार पूछा है या तो पूछा भी नहीं गया है, उसको भी ले लिया गया जो हमारे दृष्टिकोण से लगा कि यह क्वेश्चन IMP है, इसलिए हम उसको भी लेकर लिख दिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सभी क्वेश्चन को लगाइएगा और अटेंड करिएगा। इस वीडियो को 2 या 3 बार देखेंगे तो आप पूरे क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, रट्टा मार लेंगे। ठीक है, लेकिन मैथ में रट्टा नहीं मारने वाली बात होता है, मैथ में सवाल को समझा जाता है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ों को रट्टा मारा जाता है। जैसे इसमें का फार्मूला हुआ तो आप रट्टा मार लीजिए, वर्गमूल हुआ, इसको आप रट्टा मारिए। ठीक है, तो कुछ कुछ चीज़ों को इसमें मैथ में भी रट्टा मारा जाता है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, समझते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए इसमें दिया है 8वां सवाल। ठीक है, 8वां सवाल में कहा है कि केवल k का मान ज्ञात कीजिए। इसका सूत्र आप लिख देंगे कि इसका सूत्र क्या होता है। अगर कह दे केवल k का मान ज्ञात कीजिए, सूत्र होता है a1/a2 बराबर b1/b2। इस सूत्र का प्रयोग कर देंगे, किसी भी सूत्र का, अगर समीकरण 1 समीकरण 2 दिया हो तब यह सूत्र का प्रयोग कर देंगे तो k का मान निकल जाएगा। यदि यही द्विघात समीकरण में हो, द्विघात समीकरण इस पर 2 घात हो, तो इसका सूत्र होता है बाबू b² - 4ac।
के ओ का मान निकालने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर यह द्विघात समीकरण में नहीं है, समीकरण के रूप में दिया है, रैखिक समीकरण में, तो हम इसका सूत्र प्रयोग करते हैं यदि के का मान निकालना हो तो, ठीक है। तो हमें पहले सवाल को हम क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका के का मान निकाल देते हैं। देखिए आपका पहला समीकरण यह है, दूसरा का समीकरण आपका यह है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहला समीकरण में ए का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a1 बराबर आपका क्या हो जाएगा 3, बी का मान कितना हो जाएगा आपका 1, और सी का मान भी आपका कितना हो जाएगा 1। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ से निकालते हैं a2। देखिए ए का मान निकालने के लिए क्या किया जाता है, बस एक्स को छोड़ दिया, इसमें देखिए एक्स को छोड़ दिया ए का मान निकल गया, वाई को छोड़ दिया तो बी का मान निकल, इसके कुछ नहीं है तो इसका आगे कितना माना जाता है, 1 माना जाता है। उसी प्रकार अगर a2 का मान निकाला तो एक्स को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर 2k-1। फिर निकालेंगे b2 का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा आपका k-1। सी का मान निकालेंगे तो आपका क्या आ जाएगा 2k-1। देखिए हमको देखिए सी से कोई मतलब नहीं होता, देखिए खाली क्या होता है कि केवल ए के का मान निकालना है, पी का मान निकालना है, डी का मान निकालना है, तो इसका सूत्र केवल एक यही सूत्र होता है a1/a2 बराबर b1/b2। अगर यह नहीं बोले कि परिमित रूप से अनेक हल है, एक अद्वितीय हल है, अगर नहीं बोले तब इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं a1 का मान कितना आपका दिया है 3, a2 का मान आपका कितना दिया है 3k-1 बराबर b1 का मान आपका कितना दिया है 1, b2 का मान आपका कितना दिया है k-1। हम क्या करते थे, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 3k-3, ये आपका हो जाएगा। इसका गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 एक अन्य 2 और क्या आपका k, फिर माइनस हो गया 1 एक अन्य 1। क्या करेंगे, अंक गणितीय संख्या एक तरफ, बीज गणितीय संख्या एक तरफ करेंगे। देखिए ये आपका है 3k, ये आपका है +2k, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -2k बराबर आपका क्या है -1, इधर बता यहाँ माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +3। 3k में से 2k निकल जाएगा तो आपका कितना बचेगा k बचेगा। 3k में से अगर हम 2k निकाले तो आपका कितना होगा 2, यानी k का मान आपका कितना निकल गया 2। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसके बाद हम 9वां सवाल देखते हैं। लिखा है कि निम्नलिखित समीकरण को युग्म को हल कीजिए, ठीक है। हमको क्या करना है, इसको हल करना है, ठीक है। तो सबसे सर्वप्रथम क्या करते हैं, इस सवाल को हम लिख लेते हैं। आपका यह 9वां सवाल है, ठीक है। तो इसको क्या करना है, हमें युग्म को हल करना है, ठीक है। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को आपस में जोड़ने या तथा घटाने, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करने पर, घटाने पर। लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में से क्या करना है, समीकरण 2 को घटा देंगे तो आप क्या हो जाएगा यक्स, समीकरण 1 क्या है आपका यक्स माइनस वाई बराबर 26, फिर दिया है यक्स माइनस 3y बराबर 0। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, चिन्ह बदल जाता है। देखिए यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर क्या आपका माइनस है तो यह क्या हो जाएगा प्लस, इससे 0 है तो इसको कोई चेंजिंग नहीं करना, 0 जोड़ेंगे घटाएंगे तो कोई अंतर नहीं होता है, ठीक है। देखिए यह माइनस एक्स प्लस एक्स आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये आपका क्या है 3y में से अगर हम 1y निकाले तो आपको कितना y बचेगा 2y। 26 में से यदि 0 जोड़ भी दें घटा भी दें तभी कोई अंतर नहीं होगा तो क्या होगा आपका 26। तो y बराबर आपका क्या आ जाएगा 26, इधर क्या है गुड़े हम कितना है 2, इधर 2 इधर गुड़ा है तो इधर आएगा तो क्या बना देगा आपका भाग बना देगा। तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। 2 एक 2 और 2 एक 2 और 13 दूनी 26, यानी y का मान क्या होगा आपका 13। आपका एक मान निकल गया। फिर लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 तथा समीकरण 2 जिसमें मन करेगा उसमें रखेंगे, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 में किसी में रखने पर, तो देखिए हम क्या करते हैं समीकरण 1 में रख देते हैं, ठीक है। तो यह क्या होगा आपका x माइनस वाई का मान आपका कितना दिया है 13 बराबर 26। तो आपका क्या आ जाएगा 26 में से क्या आ जाएगा 13 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए यदि 26 में 13 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 39।
अब आपको देखना है कि हमारा आंसर सही है कि गलत है। देखिए x का मान आपका कितना आ गया 39, y का मान आपका कितना आ गया 13। और देखिए यदि आपका आंसर सही है तो इस पे रखेंगे तो आपका आंसर कितना आना है 26। यही ना आपका समीकरण, यही ना, देखिए समीकरण आपका यही है, x माइनस वाई बराबर 26। देखिए x का मान कितना है 39, यह कितना है y का मान कितना है 13, आंसर आपका कितना आना चाहिए 26। देखिए 39 में से 13 घटा देंगे तो आंसर आपका कितना आ गया 26। यानी जो यह दोनों मान आया है, क्या है दोनों मान आपका सही है। ठीक है, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए तो हमारे चैनल को लाइक जरूर कर लीजिएगा। 9वां सवाल देखिए, 10वां सवाल लिखा है, निम्नलिखित को विलोपन विधि से हल करें। वो किस विधि से हल करना है, विलोपन विधि से। एक होता है प्रतिस्थापन विधि, एक होता है बीज गुणनखंड विधि, एक होता है विलोपन विधि। ठीक है, तो हमें किस विधि से हल करना है, विलोपन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से नहीं। यदि आप प्रतिस्थापन विधि जानते हैं तो कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको जानना है कि प्रतिस्थापन विधि किस तरह लगता है तो हम क्या करें, बीज गुणनखंड विधि तो आप देख चुके हैं। ठीक है, केवल विलोपन विधि हम बता दे रहे हैं। प्रतिस्थापन विधि यदि आपको देखना है तो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो इस सवाल को हम क्या करते हैं यहाँ पर लिख लेते हैं थोड़ा सा समय में। आप देखिए हम क्या क्या इस सवाल को लिख लिया यहाँ पर। अब क्या करते हैं, इसका गुणा इसमें कर दें, 3 में इसका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, भिन्न के सवाल के रूप में हम इसको हल करते हैं। 3 करने 3 और यह आपका है x, फिर इसका गुणा करेंगे 2 दूना 4 y, इसका करेंगे तो 3 दूनी 6 बराबर -1। अब इसमें क्या करते हैं, हम त्रिया गुणा कर लेते हैं। आपका हो जाएगा 3x प्लस 4y आपका क्या हो जाएगा -6। समीकरण आपका क्या हो जाएगा, समीकरण 1। ठीक है, ये आपका हो गया समीकरण 1। ठीक है, अब इसका करते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं दिया तो हम कितना मान लेते हैं 1, इसका करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 3x माइनस वाई, 3 करने 3, ये आपका हो जाएगा 3। यहाँ क्या करते हैं त्रिया गुणा, 3x माइनस वाई बराबर 3 3 आपका क्या हो जाएगा 9, समीकरण 2। यहाँ क्या करते हैं, लिखते हैं सबसे पहले a का मान आपका क्या हो जाएगा 3, b का मान आपका क्या हो जाएगा 4 और c का मान आपका क्या हो जाएगा -6। फिर यहाँ देखिए a1 का मान आपका क्या हो जाएगा 3, b1 का मान आपका क्या हो जाएगा -1, c का मान आपका क्या हो जाएगा 9। यहाँ पे देखिए a1 का मान क्या हो जाएगा a2 हो जाएगा सर, a2 b2 c2। देखिए यदि हम b1 का देखें तो -1 होता है, यहाँ कुछ नहीं दिया तो 1 माना जाता है, c1 का 9। ठीक है, यह तो सिर्फ हम आपको बताने के लिए किए हैं, लेकिन इसका कोई उपयोग नहीं है। ठीक है, इसका और इसका कोई उपयोग नहीं है। ठीक है, केवल हम आपको बताएं हैं कि कैसे कैसे देखा जाता है। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, समीकरण 1 क्या होगा, समीकरण 2 होगा। लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 यहाँ लिखते हैं प्लस 4y बराबर -6। समीकरण 2 आपका क्या है 3x माइनस वाई बराबर 9। लिखेंगे ये आपका समीकरण 1 हुआ, ये आपका समीकरण 2 हुआ। ठीक है, इसको क्या कहते हैं काट लेते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर ये आपका क्या हो जाएगा 3x प्लस 4y बराबर -6। फिर आपका क्या है 3x माइनस वाई बराबर 9। अब जो क्या करते हैं घटाएंगे, तो घटाने में क्या होता है, नीचे का चिन्ह क्या हो जाता है, सब बदल जाता है। या प्लस है क्या आ जाएगा माइनस, या माइनस से क्या आ जाएगा प्लस, या माइनस है क्या प्लस है क्या आ जाएगा माइनस। देखिए प्लस 3x से -3x से प्लस 3x आपका क्या हो जाएगा कट हो जाएगा। ठीक है, 4 y और 1 y मिलकर आपका क्या हो जाएगा 5y। देखिए -9 -6 मिलकर आपका क्या हो जाएगा -15। तो यदि हम y बराबर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा आपका -15/5, 5 करने 5 5 यहाँ 15, y का मान आपका कितना आ गया -3। अब लिखेंगे यहाँ पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर, आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, 1 में 2 में जिसमें मन करेगा। देखिए समीकरण 1 आपका क्या है 3x प्लस 4y बराबर -6। देखिए यही ना आपका समीकरण, तो इसको हम लिख देते हैं। y का मान हमें कितना रखना है -3, ये आपका हो गया 3x प्लस 4 गुणे y का मान हमें लिखना है -3 बराबर -6। यह आपका 3x, इसका गुणा करेंगे तो आपका क्या 4 तिहाई 12
-12 बराबर -6। इसको 75 कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 3x -6, यह क्या है माइनस उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा +12। तो यह होगा 3x +12 में से यदि हम 6 घटा देते हैं तभी आपका कितना होगा 6। इधर क्या है गुणा, इधर आएगा तो क्या बना देगा भाग, ये आपका आ जाएगा 6/3। 3 एक अन्य 3, 3 दूनी 6। यह का मान आपका कितना आ गया 2, और y का मान आपका कितना आ गया -3। यदि हम उत्तर, यह तो आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यदि हम उत्तर की जांच करना चाहते हैं कि हमारा उत्तर सही है कि गलत, देखिए यह आपका पेपर में नहीं लगाना होता, केवल हम आपको बता रहे हैं उत्तर की जांच करने के लिए, या यह आंसर आपका यही है, ठीक है। यदि हम उत्तर का जांच करना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 गुणे x का मान आपका कितना निकला है 2, फिर देखिए +4, y का मान आपका कितना निकला है -3, और आंसर आपका कितना आना चाहिए -6। देखिए ठीक है, देखिए 3 दूनी 6, ये आपका 4 तिहाई 12 बराबर -6 आंसर आना है। देखिए 12 में से 6 निकलेगा तो आपका कितना आंसर आएगा -6 बराबर -6, यही है आंसर आना लाना था, तो आपका क्या देगा आंसर सही है, ठीक है। यदि आपका आंसर -6 आ गया तो आपका क्या हो जाएगा उत्तर दोनों ये मान जो आया है ये सही है, ठीक है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल पर लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए हम अगला सवाल आप देखते हैं।